हेलो नमस्कार साथियों। आज फिर से आपका एक नए मनोविज्ञान के एक नए टॉपिक के अंदर आपका स्वागत है। टॉपिक का नाम है अधिगम। इसका फर्स्ट पार्ट है। हम फर्स्ट पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं। इस अधिगम के अंदर सबसे पहले हम सामान्य परिचय एवं विशेषताएं देखेंगे। इसके बाद अधिगम का पठार और उसके अनुक्षेत्र। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर अधिगम विकास के प्रकार और अंतरण के सिद्धांत। चौथा है अधिगम वक्र। ये मैं सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो इस मेरे YouTube चैनल का नाम रेट वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। अधिगम क्या है? अधिगम इंग्लिश में लर्निंग सीखना। जब एक व्यक्ति दैनिक जीवन में किसी प्रकार के अनुभव को प्राप्त करता है तो उसके अनुभव के कारण वह किसी नए व्यवहार को ग्रहण करता है, जिससे उसका पुराना व्यवहार बदल जाता है। यानी जब प्रतिदिन व्यक्ति कुछ सीखता रहता तो जो नया अनुभव ग्रहण करता है तो उसका पुराना अनुभव बदलता रहता है। इसी पुराने व्यवहार के बदलकर नए व्यवहार का स्थायी हो जाना, यानी पुराना व्यवहार बदलता है और उससे नया व्यवहार स्थायी हो जाता है, उसे ही अधिगम या सीखना कहते हैं। ध्यान रहे, किसी बीमार या अन्य कारणों से आया अस्थायी परिवर्तन, मतलब कोई बीमार है लंबे टाइम से या कोई कारणवश उसके अंदर थोड़ा परिवर्तन आ गया, अस्थायी रूप से परिवर्तन आ गया, तो उसको अधिगम नहीं मानेंगे। जैसा कि सार्टेन ने कहा है। किसने कहा है? सार्टेन ने कहा है, लिखा है कि प्रतिदिन प्राप्त होने वाले नए नए अनुभवों के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना ही, वुडवर्थ कह रहा है कि नवीन ज्ञान, नया ज्ञान और प्रतिक्रियाएं अर्जित अर्जित करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको ही अधिगम कहते हैं। करो के अनुसार नया ज्ञान, आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। स्किनर के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल ही अधिगम है। गेट्स के अनुसार अनुभव एवं परीक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन, यानी अनुभव और परीक्षण करते रहते हैं तो उससे व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन या उन्नयन ही अधिगम है। गिलफर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। पहली, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी अधिगम होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है और नया ज्ञान प्राप्त करता है। अधिगम से नया ज्ञान प्राप्त होता है। व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया अधिगम है। अधिगम सार्वभौमिक होता है, यानी सब जगह एक जैसा ही होता है। अधिगम अनुभव का संगठन होता है। अधिगम आदतों का निर्माण है। अधिगम मनोवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम क्या है? मनोवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम प्रशिक्षण का परिणाम है। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम विवेक पूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम कार्य एवं उत्पादन है। अधिगम नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन है। अधिगम वातावरण द्वारा प्रभावित अर्जित व्यवहार है। इसके व्यवहार में परिमार्जन लाता है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम व्यवहार के कारण बदलाव है। अधिगम संगत का परिणाम है। अधिगम अनुभव का परिणाम है। उपयुक्त विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि अधिगम एक ऐसी सक्रिय प्रक्रिया है जो नए ज्ञान अनुभव से नए परिणाम एवं मनोवृत्तियों के रूप में किसी उत्पादन को प्रकट करता है, तथा अन्य अधिगम की अधिगम होता है, अनधिगम भी अधिगम होता है। अधिगम की अवस्थाएं। अधिगम की 3 अवस्थाएं: प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था और अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में सीखना प्रारंभ करता है, बालक सीखना प्रारंभ करता है। मध्य अवस्था में सीखते सीखते सीखने की चरम सीमा आ जाती है, मतलब मध्य अवस्था क्या होती है, इसमें सीखते सीखते एक चरम सीमा आ जाती है सीखने की। और अंतिम अवस्था क्या है? सीखने की सीमा बंद हो जाती है। जब कोई बालक सीखने के लिए विद्यालय में उपस्थित होता है तो वह प्रारंभ से लेकर अंत तक एक समान गति से नहीं सीखता, बल्कि उसके सीखने में समय के साथ साथ
सीखने की गति और मात्रा में अंतर आता है। इस आधार पर अधिगम की निम्न अवस्थाएं हैं। प्रारंभिक अवस्था। जब बालक सीखना प्रारंभ करता है तो अत्यधिक ऊर्जावान एवं उत्साही होने के कारण तीव्रता के साथ सीखता है। मध्य अवस्था। सीखते सीखते जब सीखने की चरम सीमा आ जाती है तो उसमें थकावट, सरदर्द, चिड़चिड़ापन पैदा होने से सीखने की मात्रा और गति कम हो जाती है। अंतिम अवस्था। जब सीखने की एक सीमा के बाद बालक का सीखना बिल्कुल बंद हो जाता है तो यह अंतिम अवस्था होती है। स्किनर, थॉर्नडाइक, गेट्स, जॉन डेवी आदि के अनुसार अधिगम की अवस्थाएं बनती हैं, लेकिन यह सार्वभौमिक नहीं होती है। सीखने के प्रकार। जब कोई भी बालक या व्यक्ति सीखने का कार्य करता है या किसी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है तो वह भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयास करता है। इन प्रयासों के आधार पर 4 प्रकार का सीखना होता है। पहला, अभिग्रहण। अभिग्रहण सीखना। सीखने में समझना व रटना दोनों शामिल है। सीखने में समझना व रटना दोनों शामिल है। जब एक व्यक्ति सीखने के दौरान जिस विषय वस्तु को समझ सकता है उसे समझ लेता है और जिसे समझने में मुश्किल होता है उसे रटने का प्रयास करता है। अर्थात सीखने में समझना व रटना दोनों साथ साथ हो तो इसे सीखने की अभिग्रहण सीखने को अभिग्रहण सीखना कहते हैं। रटंत सीखना। विषय वस्तु को रटना और समझना नहीं है। मतलब विषय रटन सीखना में क्या है, विषय वस्तु को समझना नहीं है, बस रटना। जब किसी वस्तु को केवल रट लिया जाता है और समझने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते तो यह रटन सीखना कहलाता है। विशेष रूप से 4 से 7 वर्ष की आयु में बालक आवश्यक विषय वस्तु जैसे वर्णमाला, गिनती, शब्द, अंक आदि को रट लेता है एवं जीवन पर्यंत उसी से काम चलाता है। अन्वेषण सीखना। सीखने के दौरान जब एक व्यक्ति किसी सीखी जाने वाली विषय वस्तु में अपनी ओर से कुछ नवीन तथ्य या जानकारियों को भी सम्मिलित कर लेता है तो यह अन्वेषण सीखना होता है। अर्थग्रहण सीखना। जब सीखने वाला व्यक्ति दिए गए शब्दों का वास्तविक अर्थ जानने के साथ साथ सीखने का प्रयास करता है तो वह ज्ञान को अधिक स्थायी और उपयोगी बना सकता है। सीखने के तरीके और शैलियाँ। जब कोई छात्र या व्यक्ति किसी विषय वस्तु को सीखने का प्रयास करता है तो वह प्रारंभ में यह तय कर लेता है कि मुझे किस प्रकार से सीखना है और फिर वह अपना कोई विशेष तरीका सीखने के उपयोग में लाता है। उस तरीके को ही सीखने की शैली कहते हैं, जो निम्न प्रकार की हो सकती है। पूर्णांशिक सीखना। पूर्णांशिक सीखना। जब सीखने वाला संपूर्ण विषय वस्तु को एक ही बार में और पूर्ण रूप से सीख लेता है तो यह पूर्ण सीखना होता है। जबकि सीखने वाला विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर एक अंश को सीखने का प्रयास करता है तो उसे आंशिक सीखना कहलाता है। वह व्यक्ति पूर्ण सीख सकता है जो प्रतिभाशाली होता है, लेकिन कमजोर बालक आंशिक सीखता है। इसी प्रकार से छोटी विषय वस्तु को पूर्ण सीखा जा सकता है, लेकिन बड़ी विषय वस्तु को सीखने के लिए अंशों या टुकड़ों में विभाजित करना होता है। विराम सीखना। जब सीखते समय एक बालक या व्यक्ति बीच बीच में विश्राम लेता रहता है अथवा रुक रुक कर सीखता है तो यह सीखने की विराम शैली होती है। और यदि एक बालक या व्यक्ति बिना किसी रुकावट के निरंतर सीखता रहता है तो यह विराम शैली होती है। कमजोर बालक विराम शैली से, जबकि प्रतिभाशाली बालक अविराम शैली से सीखता है तथा बड़ी विषय वस्तु के लिए विराम शैली और छोटी विषय वस्तु के लिए अविराम शैली का उपयोग होता है। साभिप्राय और प्रासंगिक सीखना। जब कोई व्यक्ति सीखने वाला किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर किसी निश्चित विषय वस्तु को सीखने का प्रयास करता है तो यह साभिप्राय सीखना होता है। जबकि सीखने के दौरान आई कोई भी घटना या किसी प्रसंग से व्यक्ति अचानक सीख जाता है तो यह प्रासंगिक सीखना होता है। औपचारिक अनौपचारिक सीखना। जब एक व्यक्ति किसी निश्चित नियम, कानून, कायदे में
रहते हुए सीखता है तो यह अनौपचारिक सीखना है, जैसे एक बालक का विद्यालय में सीखना। जबकि जबकि जब सीखने के दौरान जब कोई विशेष नियम कानून लागू नहीं है तो यह सार्वभौमिक रूप से सामाजिक वातावरण या घर परिवार में रहकर सीखा होता है। अधिगम का पठार। अधिगम का पठार सीखने का समय और सीखने की मात्रा। जब सीखने वाले की रेखा सीधी लाइन में जाती है तो बालक सीख रहा होता है। जब एक स्थान पे आके लाइन रेखा रुक जाती है तो वो सीखना बंद हो जाता है, फिर निरंतर वापस चलती है तो पुनः सीखना प्रारंभ कहता है। जहाँ पर ये रेखा सीखना बंद हो जाता है उसको ही अधिगम का पठार कहते हैं। दो सीखने की अवस्था के बीच आने वाली रुकावट या बाधा को ही अधिगम का पठार कहते हैं। अधिगम पठार निर्माण के कारक: सीखने का समय, थकान, विषय वस्तु की प्रकृति, सीखने की रुचि, सीखने का उद्देश्य, शिक्षण विधि या व्यवहार। अधिगम के अनुक्षेत्र: एक बालक के विकास में उसके विभिन्न क्षेत्रों के अधिगम या सीखे गए व्यवहार का प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति में जब एक बालक अधिगम प्राप्त करता है तो उसके सीखने के संदर्भ में कुछ अनुक्षेत्र माने गए जो निम्न हैं। पहला, ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। वह अनुक्षेत्र जिसका संबंध सोचने, समझने, विचारने, चिंतन करने, तर्क करने, विश्लेषण करने जैसी मानसिक क्रियाओं से होता है। इसका उद्देश्य एक बालक या व्यक्ति में संज्ञानात्मक मानसिक विकास करना होता है। क्रियात्मक अनुक्षेत्र: जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे वह चलना, दौड़ना, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, वाद्य यंत्र बजाना जैसी कई प्रकार की गत्यात्मक क्रियाओं को करता है जो उस बालक में शारीरिक और कामक विकास को बढ़ावा देता है। भावात्मक अनुक्षेत्र: एक व्यक्ति या बालक के हृदय से निकलने वाले भाव या उद्गार जैसे दया, प्रेम, करुणा, सहयोग, घृणा, ईर्ष्या आदि से संबंधित है, जो एक बालक में संवेगात्मक विकास के माध्यम से सामाजिक और नैतिक विकास को प्रदान करता है। अधिगम के प्रकार: एक बालक अपने विकास के दौरान जो कुछ भी सीखता है वह सीखना दो प्रकार से होता है जो निम्न है। गत्यात्मक अधिगम, डायनेमिक लर्निंग। एक बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वह अपने शरीर एवं शारीरिक अंगों की गतिशीलता से संबंधित क्रियाओं जैसे चलना, दौड़ना, खेलना, कूदना, साइकिल चलाना जैसे कार्य को करता है। यह कार्य कामक विकास की श्रेणी में आते हैं जिससे बालक में गत्यात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग। जैसे जैसे बालक में शारीरिक व कामक विकास होता जाता है वैसे वैसे बालक बड़ा होता जाता है और इससे सामाजिक वातावरण की परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के व्यवहार करने होते हैं। ऐसे व्यवहारों को करने के लिए बालक में सोचने, समझने, चिंतन करने जैसे व्यवहारों से गुजरना पड़ता है और ये समझना समाधान के गुणों को विकसित करते हैं। नोट: कामक विकास की दो प्रकार होता है: जब एक बालक का किसी गतिविधि कार्य में संपूर्ण शरीर प्रभावित हो या क्रियात्मक हो तो ये स्थूल कामक विकास होता है, जैसे दौड़ना, उछलना, कूदना आदि। परंतु यदि शरीर का कोई एक अंग या मांसपेशी क्रियाशील हो तो इसे सूक्ष्म कामक विकास कहते हैं, जैसे देखना, सुई में धागा पिरोना, माला फेरना, सुनना आदि। अधिगम का अनंतरण: जब एक व्यक्ति कुछ भी सीखता है तो उसका अभिप्राय वह कहीं न कहीं उस सीखे हुए ज्ञान या व्यवहार का उपयोग जरूर करेगा, क्योंकि सीखना या अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। इस प्रकार से किसी भी एक परिस्थिति में सीखे हुए व्यवहार का जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे परिस्थिति में उपयोग करता है तो
यह अधिगम का अंतरण स्थानांतरण कहलाता है। जैसे एक बालक जब पहली बार पढ़ना सीखता है तो वह भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है एवं फिर उस भाषा के ज्ञान के आधार पर अन्य विषय पढ़ने लगता है, और यहाँ पर भाषा के अधिगम का अंतरण हो रहा है। विद्वानों के विचार। पहला, कोल्सनिक के अनुसार पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान अभियोगिता एवं कौशल का दूसरी परिस्थिति में उपयोग ही अधिगम अनंतरण है। पीटरसन के अनुसार अधिगम अंतरण से अभिप्राय अनुभव का विनियोग है। अंडरवुड के अनुसार वर्तमान क्रिया पर पड़ने वाला पूर्व अनुभव का प्रभाव ही अधिगम अंतरण है। अधिगम अंतरण के सिद्धांत। समरूप तत्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत। प्रवर्तक थॉर्नडाइक, रूगर, सोरेनसन। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम अंतरण में सदैव पहली परिस्थिति एवं दूसरी परिस्थिति में पाए जाने वाले तत्वों की समानता अधिगम अंतरण की मात्रा को प्रभावित करती है। यदि पहली एवं दूसरी परिस्थिति में तत्वों की समानता है तो अधिगम का अंतरण अधिकतम मात्रा में होगा। जैसे हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया जाए तो हिंदी का ज्ञान विशेष उपयोग में आएगा। सामान्यीकरण का अधिगम अंतरण सिद्धांत। प्रवर्तक चार्ल्स जूड क्रो एंड क्रो। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति जब किसी व्यवहार को बार बार करता है तो उसके व्यवहार में सामान्य हो जाता है और वह किसी भी परिस्थिति में उस कार्य को कर सकता है, लेकिन जो व्यवहार सामान्य नहीं हो पाता उनको अन्य परिस्थितियों में आसानी से नहीं कर पाता। जैसे एक शिक्षक नियमित रूप से 20 बालकों की कक्षा में पढ़ता है, उसे 20 बालकों को पढ़ाने कहीं भी भेजा जाएगा तो आसानी से पढ़ा लेगा, लेकिन 200 बालकों की कक्षा में भेज देंगे तो वह घबराने लगेगा। समग्र अधिगम का अंतरण का सिद्धांत। कोलर के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी ज्ञान या अनुभव को समग्र या पूर्ण काल में प्राप्त कर लेता है तो किसी नवीन परिस्थिति में उसके सामने जब भी कोई समस्या उपस्थित होती है तो वह प्रभावी प्राणी उस समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए पूर्व ज्ञान के आधार पर एक सूझ को प्राप्त करता है। अर्थात ज्ञान की संपूर्णता पर ही नवीन परिस्थितियों में किसी व्यवहार को उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करने वाला प्रतियोगी नहीं ही किसी प्रतियोगिता में सफलता को प्राप्त करता है। द्विकारक अधिगम अंतरण का सिद्धांत है। स्पेयरमैन, प्रतिपादक स्पेयरमैन। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति सीखता है तो उसमें 3 एस कारक सक्रिय होता है और वह जब सीखे हुए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करता है तो जी कारक योगदान देता है। अर्थात अधिगम अंतरण की प्रक्रिया में 2 कारक उपयोगी होते हैं। जैसे एक बालक कक्ष में पढ़ रहा होता है, उसमें एस कारक सक्रिय रहता है और परीक्षा प्रश्न पत्र हल करता है तो जी कारक सक्रिय हो जाता है। मूल्यों के अभिज्ञान के सिद्धांत। ये द्विखंडात्मक विधि है। मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत वागले। इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति में पाए जाने वाले मूल्यों एवं गुणों में से केवल उन्हीं गुणों का स्थानांतरण हो सकता है जो उस व्यक्ति के आदर्श गुण होते हैं और उसकी पहचान बन जाते हैं। जैसे एक विज्ञान के अध्यापक से बालक विज्ञान ही पढ़ना पसंद करेगा। अधिगम अंतरण के प्रकार। पहला, सकारात्मक या धनात्मक अधिगम अंतरण। पहली परिस्थिति में प्राप्त कोई भी ज्ञान या अनुभव दूसरी परिस्थिति में ज्ञान प्राप्ति के समय सहयोग प्रदान करे तो यह सकारात्मक अधिगम अंतरण होता है। जैसे साइकिल चलाने के बाद मोटरसाइकिल चलाना। नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम अंतरण। जब पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ज्ञान प्राप्ति के समय बाधा उत्पन्न करे तो नकारात्मक अधिगम अंतरण होता है। जैसे अंग्रेजी पढ़ने के बाद हिंदी पढ़ना। शून्य अधिगम अंतरण। जब पहली परिस्थिति की ज्ञान का प्रभाव दूसरी परिस्थिति पर बिल्कुल भी नहीं आता तो अधिगम अंतरण शून्य कहलाता है। जैसे एक क्रिकेट की खिलाड़ी बैटिंग के ज्ञान का प्रभाव बॉलिंग पर नहीं डालता।
क्षैतिज अधिगम अंतरण यह एक प्रकार का नकारात्मक अंतरण है जिसमें पहली परिस्थिति का संपूर्ण ज्ञान दूसरी परिस्थिति में वैसा का वैसा उपयोग में आ जाता है, जैसे गणित का ज्ञान, भौतिक विज्ञान में। लंबवत अधिगम अंतरण जब कोई भी अधिगम सकारात्मक रूप से लंबवत या क्रमशः प्रत्येक अगली परिस्थिति में उपयोग में आता है तो यह लंबवत अंतरण कहलाता है। जैसे क्रमशः वर्णमाला ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य ज्ञान के बाद में रचना ज्ञान। एक पक्षीय या पार्श्विक अधिगम अंतरण हमारे शरीर में दो पक्ष होते हैं, इसके किसी एक पक्ष का प्रभाव उसी पक्ष में रहे तो एक पक्षीय अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे दाएं हाथ के चोट लग जाने पर उसका प्रभाव बाएं हाथ पर नहीं आता है। द्विपक्षीय द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण जब शरीर के एक पक्ष से संबंधित किसी अंग को दिया गया प्रशिक्षण दूसरे अंग में भी स्वतः आ जाता है। जैसे दाएं हाथ से लिखने वाला व्यक्ति जरूरत पड़ने पर बाएं हाथ से भी लिख लेता है। अधिगम वक्र राजस्थान में क्वेश्चन है, अधिगम वक्र कितनी प्रकार होवे है? 3 प्रकार। आरपीएससी मानती है 3 प्रकार का, सकारात्मक, नकारात्मक, सरल रेखे या मिश्रित एस्यू आकार। जब व्यक्ति या बालक सीखते हैं तो सभी में सीखने की मात्रा व गति शुरू से अंत तक एक समान प्रकार की नहीं रहती है तथा अलग अलग बालकों में अलग अलग पाई जाती है। इसलिए 4 प्रकार के अधिगम वक्र निर्मित होते हैं जब हम उनके सीखने की निष्पादन प्रकृति को ग्राफ में दर्शाते हैं। पहला सकारात्मक या धनात्मक अधिगम वक्र है। सीखने का समय, सीखने की मात्रा और ये कर्व है, ये अंदर की साइड, इसको बोलते हैं नतोदर। जब एक बालक प्रारंभ में मंद गति से सीखता है एवं बाद में तीव्र गति से सीखता है तो बनने वाला वक्र सकारात्मक या नतोदर होता है। नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम वक्र है। सीखने का समय, सीखने की मात्रा और वक्र अनोत्तर। जब उन्नोत्तर जब एक बालक प्रारंभ में तेज गति से सीखता है लेकिन बाद में उसके सीखने की गति या मात्रा कम हो जाती है, यह नकारात्मक या उन्नोत्तर वक्र कहलाता है। सरल रेखीय अधिगम वक्र है। सीखने का समय, सीखने की मात्रा और यह सीधी रेखा। जब प्रारंभ से लेकर अंत तक सीखने की गति एवं मात्रा समान बनी रहती है तो प्राप्त होने वाला वक्र सरल रेखा के रूप में होता है। एस्यू आकार या सर्पिलाकार अधिगम वक्र है। सीखने का समय, सीखने की मात्रा और सर्पिलाकार। जब सीखने की गति व मात्रा में बार बार बदलाव आता है तो ये एक ऐसे वक्र को बनाता है जो सर्पिलाकार या एस्यू आकार का नजर आता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। वातावरण, परिवार, समाज, स्कूल से अधिगम प्रभावित होता है। पूर्व ज्ञान, प्रेरणा, सीखने की रुचि, थकान, बुद्धिलब्धि, विषय वस्तु की प्रकृति। अगर विषय वस्तु की प्रकृति सही नहीं रहेगी तो इसमें अधिगम को प्रभावित करेगी। शिक्षण व्यवहार अच्छा होना चाहिए, मित्र मंडली सही होनी चाहिए, सीखने का समय भी सही होना चाहिए, परिपक्वता, आयु, लिंग, शिक्षक का व्यवहार छात्रों के प्रति अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, सीखने की परिस्थिति अच्छी होनी चाहिए, सीखने का उद्देश्य होना चाहिए, अधिगम योग्यताएं होती है, विषय वस्तु की उपयोगिता, शिक्षण सहायक सामग्री होनी चाहिए। अधिगम से रिलेटेड ये चैप्टर का दूसरा पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ तो आपको वापस करेक्शन करवा दिया जाएगा। और जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को रीड लेवल फर्स्ट वाले महत्वपूर्ण वीडियो है तो रीड लेवल फर्स्ट वाले इस वीडियो को जरूर से देखें और जितना हो सके अपने मित्रों को और अपने साथ पढ़ने वाले भाइयों बहनों को ये वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।